दोस्तों नमस्कार, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो हैं इस देश के अंदर चल रहे हैं और आज जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर ही हैं। अगर न्यूज़ भी हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर है। हरियाणा के अंदर भी 10 लोकसभा सीटों का जो चुनाव होना है वो 25 मई को होना है। हमने आपको कांग्रेस पार्टी की स्थिति से अवगत करवाया कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। आज हम चर्चा करेंगे करनाल की लोकसभा सीट की और एक एक करके सभी लोकसभा सीटों पर ये देखेंगे कि किस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो भारी है, किस पार्टी का उम्मीदवार है वो कमजोर है, क्या स्थिति है और पार्टी की स्थिति क्या रही। तो आज चर्चा करते हैं करनाल की लोकसभा सीट की। आप जानते ही हैं कि यहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने लोकसभा का टिकट दिया है और 1 महीने से ऊपर समय से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो अलग अलग विधानसभाओं के अंदर अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। करनाल के अंदर भी अनेकों प्रोग्राम वो कर चुके हैं और लगातार जो है वो जनता के बीच बने हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया। दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कि कांग्रेस यूथ का प्रदेश अध्यक्ष है, उसको यहां से टिकट दिया गया तो है वो एनसीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको इंडियन नेशनल लोक दल ने भी समर्थन दे दिया है। तो मुकाबला जो है वो धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। जेजेपी ने भी अपना कैंडिडेट यहां से उतार दिया है। तो करनाल सीट की अगर हम बात करें, 2019 के अंदर यहां से संजय भाटिया को भारी मतों से जीत मिली। 2014 के अंदर अश्विनी चोपड़ा यहां से एमपी रहे और बीजेपी ने अपना जो यहां पर कब्जा जो है वो 2014 और 2019 में बरकरार रखा और अब सबसे शक्तिशाली कैंडिडेट जो है भाजपा ने यहां से उतारा है, जो कि 2 विधानसभा के चुनाव करनाल से जीत चुके हैं। पंजाबी कास्ट से आते हैं और पंजाबियों का भारी समर्थन उन्हें मिला और साथ में लगभग सभी वर्गों ने, चाहे वो बनिए हों, चाहे वो एससी हों, चाहे वो सिख भी हों, उन्होंने खूब जो है वो उनको विधानसभा के अंदर 2014 और 2019 के अंदर खूब समर्थन दिया। करनाल लोकसभा से वो मजबूत दावेदार है और ऐसा कहें कि एक तरफे दावेदार है। पहले हम बात करते हैं 2014 के चुनावों की। 2014 के अंदर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को लगभग 17.8% जो है वो वोट मिले थे और अगर वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लगभग 38.4% वोट जो है करनाल लोकसभा से मिले थे। और अगर हम बात करें बीएसपी की, आईएनएलडी की, तो लगभग 22% जो वोट है वो इनको मिला था। और अगर हम टोटल वोट्स की बात करें तो 2,34,657 वोट जो हैं वो कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनावों के अंदर मिले। और अगर हम बात करें बीजेपी की तो 5,94,704 जो वोट हैं वो बीजेपी को यहां से मिले। और अगर हम बीएसपी की बात करें तो 1,02,550 वोट बीएसपी को मिले और 1,87,893 वोट जो है वो आईएनएलडी को मिले। मतलब अगर हम देखें 2014 के चुनाव, क्योंकि मोदी जी का नाम खूब चल रहा था उस टाइम पर, मोदी जी की गारंटी आज से अधिक उस वक्त 2014 में चल रही थी, तो बीजेपी को 38.4% वोट मिलता है और वहीं 22% जो है बीएसपी को और आईएनएलडी को वोट मिलता है, जबकि बीएसपी का वोट जो है वो 4 से 5% के बीच में ही वोट रहता है और
INLD का भी अपना एक वोट बैंक था। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की, जहां पर एकदम से बड़ा फेरबदल जो है वो होता है और 2019 में कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज है वो लगभग कहें 2% के आसपास जो है वो बढ़ती है और उनको जो वोट मिलते हैं 2,55,163 वोट जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से मिलते हैं। और वहीं पर जो बीजेपी है, बीजेपी को 70.4% जो है वो वोट मिलते हैं। और अगर हम वोट संख्या की बात करें तो 9,09,432 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। 38% से सीधा 70% पर जो है वो भाजपा पहुंच जाती है। अगर मोटी सी बात करें तो जो अदर्स का वोट शेयर था वो लगभग सारा जो है वोट शेयर वो खिसक जाता है भाजपा के साथ। भाजपा पूरी की पूरी उस वक्त प्रदेश के अंदर सरकार चला रही थी 2019 में और नरेंद्र मोदी का पूरा फिर से जो उनकी इमेज थी वो बहुत हाइक पर थी, तो उसका फायदा जो है भाजपा को मिलता है और 38.4 से लेकर 70% लगभग डबल ही मानेंगे हम, डबल जो है वोट बैंक शेयर जो है वो भाजपा के पास आ जाता है। और अगर बीएसपी की बात करें तो 5.2% उनको जो है वो टोटल वोट मिलता है। और अगर वोट की बात करें तो 67,091 जो है वो वोट मिलते हैं बीएसपी के कैंडिडेट को। बीएसपी का जो वोट बैंक है वो लगभग इसी के बीच में ही रहता है, 2014 और 2019 के बीच में, लेकिन बीजेपी का डबल हो जाता है और कांग्रेस को भी 2% का इजाफा होता है एज कैंडिडेट के नाते। उसके बाद में क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले होते हैं तो 2019 के अंदर फिर विधानसभा चुनाव होते हैं। इलेक्शन जब होता है लगभग 6 महीने का गैप रहता है, तो कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज है वो 19.7 से बढ़कर 27% तक चली जाती है। मतलब लगभग 7% का वोट परसेंटेज में इजाफा होता है टोटल असेंबली इलेक्शंस में 2019 के। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो वोट परसेंटेज है वो 41% होती है। मतलब लोकसभा के अंदर जो 70% थी वो विधानसभा में 41% हो जाती है। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर को लेके शायद लोकसभा में लोग देखते हैं कि ऊपर कौन है कैंडिडेट, केंद्र के अंदर कौन है, तो उसको देखकर शायद जो है वो मोदी जी को वोट दिए। लेकिन मनोहरलाल खट्टर को लगभग 40 सीटें ही विधानसभा के अंदर मिलती हैं उस वक्त, तो वोट परसेंटेज जो करनाल का है वो खिसक जाता है 41% पर। और अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को 4.7% के आसपास वोट मिलता है। अगर हम वोट के माध्यम से इसको देखेंगे कितने वोट पड़े तो 3,44,422 वोट कांग्रेस को पड़ते हैं, 5,32,877 वोट जो हैं वो बीजेपी को पड़ते हैं और 61,783 वोट जो हैं वो पड़ते हैं बीएसपी को। 6 महीने में ही वोट जो परसेंटेज शिफ्ट होता है और हरियाणा के अंदर एक चेंज आता है और भाजपा जो है वो बहुमत से भी नीचे उसकी सीटें चली जाती हैं, 40 सीटें विधानसभा के अंदर आती हैं। ये मैं क्यों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पर मुस्लिम की परसेंटेज है वो 4.37% है। अगर हम एससी की बात करें यहां पर तो 20.16% जो है करनाल लोकसभा के अंदर वोट बैंक जो है वो एससी का है। और अगर हम सिखों की बात करें 5.58% जो है वो वोट बैंक सिखों का है। और अगर हम पंजाबी की बात करें तो लगभग 8% से 9% के बीच में जो है वो पंजाबियों का वोट बैंक है।
मुख्य तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का रहस्य है वो अगर जाति समीकरण को देखें, पंजाबी जो है वो एकजुट होकर वोट करता है, बनिया जो है वो एकजुट होकर वोट कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो एससी बीसी जो है वो उनका वो मेजर जो वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो गया है भाजपा की तरफ। लेकिन 2019 से लेके 2024 तक भाजपा को केंद्र में भी और स्टेट के अंदर भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले उपलब्धियों की बात करते हैं कि जो उपलब्धियां जो है वो मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो गिनवाते रहे हैं। सबसे पहले बिना खर्ची बिना पर्ची की बात, कि जितनी भी सरकारी नौकरी मिली वो बिना खर्ची के और बिना ही पर्ची के, मतलब ना ही सिफारिश चली और ना ही रुपया चला। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी बहुत जोर जोर से हर लोकसभा के अंदर और या हर रैली के अंदर बोल रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने बच्चों को सरकारी नौकरियां दी। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है ये बात तो जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से कुछ समय पहले हरियाणा कमीशन से जो है वो नोटों से भरा बैग मिलता है, उसने सारी पोल खोल दी थी। इसी तरह से चलता है, कमीशन के अंदर ही आयोग के मेंबर ही जो है वो पैसा लेते हैं, वहां से पकड़ा गया इसीलिए बोल रहा हूं। लेकिन ये सिस्टम सबको पता है, पहले मंत्रियों को देते थे, अब हो सकता है कि मंत्री इनके माध्यम से ले रहे हों, और कुछ लोगों को दिखाने के लिए जो है वो ऐसी नौकरियां दे दी गई हों कि चलो 2000 में से 200 लगा दो ऐसे ही, और उन्हीं का प्रचार करो खूब। तो बिना खर्ची बिना पर्ची कितनी सच्चाई है ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी अपने जमीर को झांक कर देखे तो उन्हें पता लग जाएगा। दूसरा जो है समान विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया, मतलब के पूरे समस्त जिलों में हरियाणा के समान विकास करवाया गया। लेकिन ऐसा भी जो है वो देखने को नहीं मिलता। दूसरा रोड डेवलपमेंट को लेकर जरूर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और उसका सारा जो श्रेय जो है वो मैं सिर्फ दूंगा तो अगर देंगे हम तो नितिन गडकरी जी को देंगे। उन्होंने खूब जबरदस्त काम पूरे देश के अंदर किया और हरियाणा में भी रोड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। पंचायतों को खूब फंड दिया गया। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने खूब जो है वार्डों में पंचायतों में पैसा दिया खर्चने के लिए। अब वो खर्चा गया है या खा गए ये भी जांच का विषय है। तो ये मुख्य एजेंडे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोई नया मेडिकल कॉलेज बनाया हो तो नींव के पत्थर जरूर रखे होंगे, जैसे चौटाला साहब रखते थे किसी टाइम में। लेकिन कहीं पर मुझे लगता नहीं है कि उन्हें नींव के पत्थर से ऊपर कहीं पर मामला गया है। कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया हो ऐसा नहीं लगता। मेडिकल के क्षेत्र में कहीं कॉलेजेस नहीं खोले गए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कहीं कॉलेज नहीं खोले गए, और किसी नए क्षेत्रों के अंदर जो है वो नए कॉलेजेस सरकारी कॉलेजेस नहीं खोले गए। अगर हम नौकरियों की बात करें तो नौकरियों को भी प्राइवेट करने का पूरा काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मैं चुनौतियां बता रहा हूं आपको, जो जनता तक ये बात पहुंची है। प्रॉपर्टी आईडी का मामला हरियाणा के अंदर वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना। मुझे कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति, एक चाय के स्टॉल पर मैं बैठा था, तो कोई व्यक्ति बता रहा था कि 3-3 हजार रुपया जो है वो रिश्वत की ली जाती है। बाहर जिनको सेंटर दिए गए हैं सीएससी सेंटर टाइप के, वो जो है वो 3-3 हजार रुपया लेते हैं प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने का। ये सिर्फ अमेंडमेंट का है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने सचिवालय के अंदर जाओ तो साइटें जो है वो बैठी रहती हैं, साइटें चल नहीं रही होती और जनता चक्कर काटती रहती है। लेकिन बाहर अगर आप पैसे दे दो तो वो हो जाता है। तो प्रॉपर्टी आईडी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा हुआ है जनता के बीच में। गांव की जनता है उनके अंदर रोष है कहीं ना कहीं। दूसरा मुद्दा पेंशन का ठीक होने का भी है। पूरे प्रदेश के अंदर एजिटेशन हुए, अलग अलग पार्टियों ने किए, अलग अलग संगठनों ने किए,
कि पेंशन टाइम पर नहीं आती, दूसरा जो है पेंशन जिनकी कट गई उनकी दोबारा जुड़ने के अंदर लोगों को धक्के खाने पड़े। जो मुख्य अभी मुद्दा जो है वो जनता के बीच जो पहुंचा भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार जो है वो पूरे पीक पर हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर दिखाई दिया, जबकि मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो पूरे ईमानदार मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, क्योंकि वो कहीं पर पकड़े नहीं गए और उन पर किसी तरह का आरोप भी नहीं लगा है। लेकिन हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो और नसों में पहुंच गया और जनता को ये बात पता है, नेताओं को भी ये बात पता है, लेकिन जनता के सामने इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना। हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आया बेरोजगारी के अंदर। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो भाजपा सरकार की, हरियाणा सरकार की बहुत जो है फजीहत हुई इस मामले को लेकर, और क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं को काम करने के ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे तो युवा काम कहां पर करेंगे। तो रोजगार डेवलप करने में जो है वो हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल हुई। ये मुख्य जो है प्रॉब्लम इनके सामने, सरकार के सामने आएगी और आ भी रही है। चाहे खट्टर साहब कुछ भी बोलते रहे कि हमने 1 लाख नौकरियां दी, जो वादा किया कहते ही रहे, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी कभी कंट्रोल में नहीं रहा, या जानबूझकर कंट्रोल में दिखाया गया कि हमारे कंट्रोल में अधिकारी हमारी बात मानते ही नहीं। जो भी है, अधिकारियों ने अनसुनी की बातें, जनता को धक्के खिलाए, जनता के साथ में खूब जो है जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक और मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो है कर्जे का, कि हरियाणा के ऊपर, देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। उस तरह से हरियाणा के अंदर भी जो है 2014 से पहले 86,000 करोड़ रुपए कर्जा था और आज की डेट में 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो है बताते हैं कर्जा हो गया है। 2.5 लाख करोड़ तक जो है वो पिछले साल था, अभी जो बताया जा रहा है वो 4 लाख करोड़ के आसपास जो है कर्जा हरियाणा के ऊपर हो गया। मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ भी हम कहें तो 3 गुना कर्जा हरियाणा स्टेट के ऊपर कर दिया। कर्जा उठा लिया, वो ना सरकारी कॉलेज बनाए, ना सरकारी स्कूल नए खोले, ना अस्पताल नए बनाए, ना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी देश के अंदर लेके आए। लेकिन फिर भी जो पिछले, जब से हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, कर्जा 86,000 करोड़ था और इस खट्टर सरकार ने, जो अभी सैनी साहब है मुख्यमंत्री तो, लेकिन भाजपा सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है इस प्रदेश पर कर्जा कर दिया। और अभी नेता तो ये बता रहे हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा इस हरियाणा के ऊपर है। ये बहुत बड़ा जो मुद्दा है। और सबसे बड़ा एक मुद्दा जो हुआ, जाट आंदोलन फेलियर का कारण बना। किसान आंदोलन जो है उसका भी सामना जो है भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2.5-3 सालों से किसान सड़कों पर है, किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस निष्ठुरता से, जिस कठोरता से किसानों को दबाया है, किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश करी है, उसका खामियाजा हो सकता है अब के बाद चुनावों के अंदर करनाल की सीट पर जो है वो भाजपा को झेलना पड़े। ऑनलाइन पोर्टल कर देना भी जो है वो एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बनी। इससे जो है लोगों को और धक्के खाने पड़े। किसानों को जैसे उनका फसलों का ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया, अनपढ़ किसान है, पढ़ा लिखा किसान नहीं है, वो एजेंटों के माध्यम में कहीं सीएससी पे धक्के खा रहा है, कभी कहीं खा रहा है और वहां पर वो अपने ब्यौरे चढ़वा रहा है, या फिर आड़ती बैठ के ब्यौरे चढ़ा रहे हैं उनके, क्योंकि उनको तो फसल लेनी है।
तो जो ऑनलाइन पोर्टल जो है बिना एजुकेट किए लोगों को जब आप ऑनलाइन कुछ भी कर दोगे, देखिए सबसे पहले जरूरी है एजुकेशन। अगर एजुकेट करके कोई भी ऑनलाइन पोर्टल लागू किया जाए लोगों को तो वो कामयाब होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर अगर इस तरह के निर्णय किए जाए तो वो हो सकता है नुकसान 100% देते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था कि मैंने मुख्य आपको बातें बताई। परसेंटेज ऑफ वोट क्या था करनाल के अंदर, कितने वोट किस पार्टी को मिले, और अभी जो है भाजपा अपनी जो उपलब्धियां हैं वो क्या गिनवा रही है, और भाजपा को किन बातों पर, किन मुद्दों पर जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस इलेक्शन में करनी पड़ेगी। जहां जहां पर वो वोट मांगने जाएंगे, जैसे जैसे वो इंटीरियर में वोट मांगने जाएंगे मनोहरलाल खट्टर जी, तो उनको ये समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ेगी, लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, लेकिन खट्टर साहब तो क्योंकि अभी सुपर सीएम है हरियाणा के, तो वो तो रथ यात्रा निकाल रहे हैं पूरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी और अमीर पार्टी है। तो खूब गुलाब के फूल बरसाए जाते हैं जब जब उनके नेता जनता से वोट मांगने जाते हैं, वहीं पर भाजपा ही उनको गुलाब के फूल देती है लोगों को। उन्हीं के वोटर कार्यकर्ता खड़े होते हैं और फूलों से छिड़काव करके स्वागत किया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और बड़े बड़े द्वार बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं। कहीं पर भी चुनाव आयोग ये बात पूछने की हिम्मत नहीं करता कि इतना धन कहां से लेकर आ रहे हो, लिमिट से बाहर अगर धन खर्चा करोगे तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ये 2014-2019 में तो देखने को नहीं मिली, अब देखने को मिलेगी इसकी कोई आशा भी नहीं है। तो ये मैंने आपको विश्लेषण बताया। कांग्रेस के अगर कैंडिडेट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना सशक्त उम्मीदवार है मनोहरलाल खट्टर के सामने, लेकिन जनता जब जवाब देती है तो वो वोट के माध्यम से ही देती है। हो सकता है कि जनता के विरोध के चलते पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की कुर्सी को पलट दिया जाए। इसके अंदर कांग्रेस का कहीं पर भी जो है क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार जनता के बीच में रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है जनसंवाद बना के रखने की। और राहुल गांधी भी जिस तरह से मैनिफेस्टो के अंदर सभी वर्गों की बात की है, अगर वो जन जन तक पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। लेकिन बुद्धि राजा कितना फाइट कर पाते हैं मनोहरलाल खट्टर के सामने, ये तो वक्त बताएगा। ये एक विश्लेषण था, बाकी जो पार्टियां हैं उनकी तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो सिर्फ कांग्रेस का वोट तोड़ने के लिए ही जो है वो कैंडिडेट खड़ी कर रही है। तो मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर बनेगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।